हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इसके रिलेटेड काफ़ी लोगों के क्वेरीज थे, काफ़ी लोगों के डाउट्स थे। इस उपलक्ष्य में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर सपना आर कुमार को, जो कि मातृत्व द वुमेन केयर हॉस्पिटल वडोदरा गुजरात से हैं। इस उपलक्ष्य में हम उनसे उनके विचार जानेंगे, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सपना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर रविंदर। मैं अपना थोड़ा एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर सपना हूँ। मैं बड़ौदा गुजरात में ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा खुद का एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, मातृत्व वुमेन केयर। एनेस्थीसिया टॉक्स के साथ जुड़ने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं आशा रखती हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स के काफी सारे क्वेरीज को हल कर पाऊंगी। जी मैडम, धन्यवाद। मैडम, हमें ये सबसे पहले ये बताइए कि जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं या जो अभी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो कोई भी महिला को अपने पीरियड की तारीख पता हो और उनके खास तौर से अगर रेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो जब भी पीरियड की तारीख से 4-5 दिन अगर ऊपर चढ़ गए हैं या हम उसको बोलते हैं मिस हो गए हैं, तो उसमें हम लोग एक घर में सिंपल टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम कर सकते हैं। इसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड्स आते हैं, उसमें यूरिन का ड्रॉप डालना होता है और उससे अगर 2 लाइन दिखाता है, 2 पॉजिटिव लाइन अगर बताता है, तो वो उससे कंफर्म हो जाता है कि फीमेल को प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या बहुत सारे पेशेंट्स जो खासकर जो प्राइमरी होते हैं, जिनके पहला बच्चा होता है, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। क्या हम घर बैठे बैठे ये जान सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो क्या हो सकती है, क्या होगी? कोई ऐसा मेथड है जिस जो हम पता कर सकें? जैसे सबसे पहले तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से वो कंफर्म हो जाता है कि भाई उनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है। जी। अभी डिलीवरी की डेट तो हम एक्चुअली थोड़ा सा स्टेप लेटर है। सबसे पहले हमको उनको एक अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। और आज के जमाने में, पहले जमाने में सोनोग्राफी नहीं होता था। अब सोनोग्राफी से इनफैक्ट अगर 4 डेज 5 डेज या 1 वीक भी मिस हो जाता है, तो हम सोनोग्राफी से चेक कर सकते हैं कि उनको एक इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है कि नहीं, कंफर्म कर सकते हैं। अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग तरीके होते हैं। फर्स्ट टाइम पे अगर पेशेंट आता है तो डायरेक्टली सोनोग्राफी के लिए नहीं भेजते हैं। वो फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C, बेसिक कुछ मेडिसिन पेशेंट को चालू करते हैं, उनको देख रेख केयर समझाते हैं और मे बी 6 वीक्स 15 से 20 दिन के बाद उनको फिर सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमको ये चेक करना है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है कि नहीं, क्योंकि बहुत रेयर केसेस में कभी कभी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती है, मतलब यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी रुक जाती है, नली में मोस्ट कॉमनली रुक जाती है। इसलिए एक फर्स्ट स्कैन थोड़ा सा 5 to 6 वीक्स के अराउंड हम एक इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं। सेकंड स्टेप इसमें होता है कि 15 या 20 वीक्स के बाद हम एक वायबिलिटी स्कैन के लिए फॉलोअप लेते हैं कि बच्चे में फीटल कार्डियक एक्टिविटी आई है। एक बार ये स्टेज क्रॉस हो जाती है, उसके बाद हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हम प्रेगनेंसी को 3 महीने में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स को 3 महीने बोलते हैं। पहले 3 महीना जो 12 वीक्स का अगर क्रॉस हो जाता है और एक बार वो परफेक्टली क्रॉस हो जाता है, तब एक मेजर एंटी स्कैन करके सोनोग्राफी होती है, जिसमें हमको उसकी बच्चे की ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट पता पड़ता है और साथ में हम उससे फिर हम पीरियड की तारीख से जोड़ के वो हम लोग उसकी डिलीवरी डेट निकालते हैं। एक चीज हमको सबको समझने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी 9 महीने का टाइम होता है। अब इसमें 40 वीक्स की होती है। नॉर्मली पेशेंट जो है, जो आम आदमी है, वो महीना समझता है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए, हमारे लिए वीक्स इंपॉर्टेंट होता है। वीक वाइज हम बात करते हैं तो टोटली 280 डेज की प्रेगनेंसी होती है और 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। और ये हम जो पेशेंट का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो तारीख है, उसको फर्स्ट डे मान के हम काउंट करते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट जो क्वेरी है वो ये बताइए कि जो ये फॉलोअप या विजिट्स होते हैं, एंटीनेटल विजिट्स जो जाने होते हैं, ये कितनी फ्रीक्वेंटली हमें करना पड़ता है और कब से शुरू करना चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? जी, जी। सबसे पहली बात तो पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि कितने दिन के बाद हमको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अब इस केस में हम लोग 3 तरह के पेशेंट ले सकते हैं। एक नॉर्मल कपल्स हैं जो घर में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनका एज 20, 25 या 30 के आसपास है। विदिन 1 ईयर ऑफ मैरिज उन्हें प्लान करें, सो दे आर
एकदम नॉर्मल कपल्स। 4-5 डेज अगर मिस होते हैं या 1 वीक मिस होता है, तो वो लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक करते हैं और मे बी अनदर 10-15 डेज के बाद वो 15 डेज के अंदर द मिस पीरियड्स के अंदर अपने कोई लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। दूसरे तरह के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बार-बार सोनोग्राफी करा रहे हैं, एक्स को देख रहे हैं। तो उनके लिए हमको ट्रीटमेंट जल्दी हमको स्कैन करना पड़ेगा, जल्दी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी अर्ली प्रेगनेंसी में हमको एक छोटा-सा आकार दिखता है जिसको सोनोग्राफी में हम जेस्टेशनल सैग बोलते हैं। और कभी-कभी वो कंफर्म करने के बाद, क्योंकि जब इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है तो जैसे मैंने बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस होता है, तो वो हम चाहेंगे कि विद इन 1 वीक ऑफ मिस पीरियड के अंदर ही हम उसको कंफर्म करें। एक थर्ड जी कैटेगरी ऑफ हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और जिनमें एक एप्ला करके एक सिंड्रोम होता है, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिनको बार-बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं या जिनको आईवीएफ प्रेगनेंसी से या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेगनेंसी से या आईयूआई से प्रेगनेंसीज रुकी हैं, तो उनको फ्रीक्वेंटली हमको वीकली चेकअप्स या एवरी 15 डेज चेकअप्स के लिए बुलाना पड़ता है और उसमें उनके वीकली इंजेक्शंस भी होते हैं, वेजाइनल टैबलेट्स भी होती है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि हमको कितना फ्रीक्वेंटली पेशेंट को देखना है। जी क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग बहुत कॉमन होती है। वो हार्मोन्स की कमी की वजह से भी हो सकती है और उनके जो दूसरे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से भी होती है और कई बार क्या होता है कि ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं, उनकी वजह से भी हमको फ्रीक्वेंटली उनको चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल कपल है, तो नॉर्मली उनको हम 6 वीक्स के आसपास पहला स्कैन कराते हैं, फिर 8 टू 9 वीक्स के आसपास एक फॉलोअप 1 मंथ के बाद बुलाते हैं और बेबी 12 वीक्स पे हम एक एंटी स्कैन न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन करवाते हैं और इतना मेजर एक नॉर्मल पेशेंट के लिए होता है। जी जी इसमें मैं डॉक्टर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि 2 तरह के प्रैक्टिशनर्स होते हैं। कुछ प्रैक्टिशनर्स जो ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी खुद के पास सोनोग्राफी मशीन होती है। जी तो जो लोग खुद के पास सोनोग्राफी मशीन होती है, तो एवरी टाइम आप उनके पास जाएंगे कि आपको ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है, पेट दुख रहा है, वो अपनी मशीन से खुद चेक कर सकते हैं, उनको खुद से सोनोग्राफी करना आता है। और एक ठीक तरह का सेटअप ऐसा होता है कि जहाँ डॉक्टर को, ऑब्स्टेट्रिशियन को एक दूसरे सेंटर पर रेडियोलॉजिस्ट के पास सोनोग्राफी करने के लिए भेजना पड़ता है। तो जी इस मैम तरह से डॉक्टर टू डॉक्टर भी लाइन ऑफ मैनेजमेंट, चेकअप्स काफी फर्क पड़ जाता है। ओके ओके ठीक है डॉक्टर साहब आप हमें ये भी बताइए कि जैसे आपने स्कैन के बारे में बताया और विजिट्स के बारे में बताया, तो इसके लिए जब पेशेंट विजिट पे जाता है एंटीनेटल विजिट पे, तो उसके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी होते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली वो ब्लड टेस्ट होते हैं या यूरिन के टेस्ट होते हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंटली करवाने पड़ते हैं? मेरे हॉस्पिटल में हमारा मोस्टली एक इनफर्टिलिटी सेटअप ज्यादा है, हमको इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स ज्यादा मिलते हैं। कोई भी कपल एज अ रूल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी न्यूली मैरिड कपल हमारे पास यूजुअली वाइट डिस्चार्ज या यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए आ ही जाता है फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनको हमेशा इन्फॉर्म करती हूँ कि फ्यूचर में जब भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है, प्लीज अपने प्रेगनेंसी को प्लान करिए। प्लान करने का मतलब क्या होता है कि जब भी व्हेन यू आर थिंकिंग कि चलो हमको बच्चा प्लान करना है, तो उसके पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए और फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन डी के, ये कुछ प्री कंसेप्शनल विटामिन दोनों पार्टनर्स को चालू करना चाहिए जी एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर ट्राइंग फॉर कंसेप्शन। क्योंकि नॉर्मली एग की जो साइकिल होती है वो 120 डेज की होती है और ऐसे ही स्पर्म की जो साइकिल होती है 74 to 90 डेज की होती है। और इसलिए अगर हम 2 to 3 months बिफोर ये हम प्री कंसेप्शनल विटामिन दोनों पार्टनर्स में चालू करेंगे, तो जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू करेंगे, तब उनके केस में इस इन सब मेडिसिन की उनके एग और स्पर्म में इसकी इफेक्ट रहेगी। और एक बार स्पर्म और एग की क्वालिटी अच्छी होगी तो उससे एक अच्छी प्रेगनेंसी बनेगी। प्रेगनेंसी में मिसकैरेज रेट्स बहुत कम हो जाएंगे। बच्चे में जो खराबी आती है, गुजरात में हम उसको खोड़ खापड़ बोलते हैं या एनोमलीज बोलते हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब कोई भी बच्चे में जो खराबी है, वो आने के चांस काफी कम हो जाते हैं। इसलिए एक मैसेज जो सबको जाना चाहिए कि भाई हमेशा प्रेगनेंसी को आप प्लान करिए, चाहे आप 20 इयर्स के हैं, चाहे आप 30 इयर्स के हैं, चाहे आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी से, चाहे आईयूआई, वहां पे तो ऑब्वियसली सारी टेबलेट और ट्रीटमेंट चालू होता है। लेकिन ऑलवेज प्लान योर प्रेगनेंसी। तो जी प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, थायराइड और प्रोलैक्टिन जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनको भी हम पहले टेस्ट करवा लेते हैं। अब 2 तरह के पेशेंट है, जैसे मैंने बताया, इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट जो ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट में हैं, उनके ऑलरेडी हार्मोन्स चेक हो चुके हैं, ऑलरेडी उनको अप्रोप्रिएट मेडिसिन चालू है, तो उनके केस में हमको इमीडिएटली ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अगर वो कंसीव कर लेते हैं। ओके लेकिन एक नॉर्मल कपल है, उनका एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी रह गया है और उनको फर्स्ट टाइम पता पड़ा है कि अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मुझे ये प्रेगनेंसी रखना है, तो पहले विजिट में मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि
वैसे तो काफी बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुप है, लेकिन एक थायराइड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमीडिएटली हमको ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट 3 महीने में जो बच्चा है वो माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है थायराइड के रिक्वायरमेंट के लिए। एंड जी थायराइड इज सच अ इम्पोर्टेंट हार्मोन ऑफ द बॉडी, जो खास तौर से न्यूरो डेवलपमेंटल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर माँ कोई कारण से सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है या बॉर्डरलाइन हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब माँ में अगर थायराइड की कमी है, तो बच्चों में ये कमी आएगी, जो हमको इमीडिएटली प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में नहीं दिखेगा, लेकिन ओवरऑल उनका IQ और लॉन्ग टर्म न्यूरो जो डेवलपमेंट है उसमें काफी फर्क पड़ता है। इसलिए अगर हम वो टेस्ट इमीडिएट फर्स्ट विजिट पे बेबी 6 वीक से 8 वीक से वॉट एवर वेन एवर दे आर कमिंग, तो हम करवा लेते हैं, तो उससे भी नो कि हमको उनको वो दवा चालू करने की जरूरत है कि नहीं। और एक और चीज, हम जब थायराइड की बात करें कि ऐसे पेशेंट्स और भी होते हैं जिनकी ऑलरेडी थायराइड की मेडिसिन चालू होती है। आज के जी जमाने में हम 10 में से 7 to 8 महिलाओं में ऑलरेडी थायराइड की मेडिकेशन चालू रहती है। तो उस केस में अगर वो कंसीव कर लेते हैं, तो हमको थायराइड की 15 to 20% डोज हमको बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बढ़ानी इस समय अभी बच्चे के रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। ओके मैम। डॉक्टर साहब, कुछ आखिर में एक और जो मैं डाउट आपसे पूछना चाहता हूँ, जो फिक्सिबिलिटी होती है, उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं या उनकी ये डाउट होता है या उनको ये डर होता है कि हमें कहीं मिस कैरेज तो नहीं हो जाएगा, या हमारे उसमें हार्ट की एक्टिविटी आई है कि नहीं, इस तरह के कुछ डाउट होते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ टिप्पणी करें, क्योंकि कई ये लोगों को मिस आपका कैरेज हो जाता है। जी, आपके ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि पहले 3 महीने में जब भी पेशेंट आता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमको स्टेप बाय स्टेप हमारे टारगेट्स होते हैं। फर्स्ट थिंग इज वी ब्रेक देम कि गुड न्यूज है कि यू हैव कंसीव्ड, आपको प्रेगनेंसी है, दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। बट अगेन वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर वो अनप्लान प्रेगनेंसी है, अगर उन्होंने फॉलिक एसिड नहीं लिया है, विटामिन B12 नहीं लिया है, तो वी डोंट नो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में अनदर 8 to 10 वीक्स में बच्चे का ग्रोथ कैसा होने वाला है। ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है बच्चे में, फीटस में अगर कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स है, तो नेचुरली उनका या तो ग्रोथ नहीं होता है या अबॉर्ट हो जाता है, वो एक एबनॉर्मली ग्रो करते हैं, ग्रोथ ही नहीं होता है, तो उस केस में हम उसको मिस्ड प्रेगनेंसी कह देते हैं, और उसमें हमको कई बार पेशेंट को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है। इसलिए हम पहला टारगेट उनको बताते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव करी है। सेकंड टारगेट पे अराउंड 7-8 वीक्स के आसपास हम उनका वाइबिलिटी स्कैन चेक करते हैं कि भाई उनका फीटल कार्डिक एक्टिविटी आया है कि नहीं। कि ओके। नॉर्मली क्या होता है कि कई लोग आते हैं कि हमको मैडम 2 महीना हो गया है, तो हमारे बच्चे का धबकारा मतलब हार्ट बीट क्यों नहीं आया है। एक्चुअली ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल थिंग है कि पेशेंट ये बात नहीं समझता है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी महिलाएं उनके पीरियड्स अलग अलग होते हैं, और प्रेगनेंसी का जो ग्रोथ है इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका प्रेगनेंसी रुका कब है। अगर पेशेंट के पीरियड्स एकदम ही इरेगुलर है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, उनको 1.5-2 महीने में पीरियड आते हैं, तो पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उनका ओव्यूलेशन कब हुआ है, और जी ओव्यूलेशन से हम डेज काउंट करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम शुरू में ये सब बातें नहीं करते हैं, हम लोग इंटरवल ग्रोथ देखते हैं। कई बार क्या होता है, पहली बार पेशेंट आया, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे तो 2 महीने से पीरियड नहीं आया, मेरा तो 2 महीने का बच्चा है, लेकिन हमको सोनोग्राफी में हार्डली 10 डेज, 1 मंथ 10 डेज या 1 मंथ 15 डेज का ही दिख रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का ग्रोथ कम है, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आज हमने स्कैन करा है और ये फाइंडिंग्स हमने डॉक्यूमेंट करी है, हम मेडिसिन चालू करते हैं, और मे बी उनको अनदर 2 वीक्स 7 to 14 डेज के अंदर डिपेंडिंग हम फिर से बुलाते हैं, और उसके बाद हम दोनों इंटरवल ग्रोथ को असेस करते हैं। दो स्कैन के बीच में अगर उनका इंटरवल ग्रोथ बराबर हो रहा है, तो वो बिल्कुल फाइन है। हम पीरियड की डेट से नहीं जाते हैं, क्योंकि जी 99% टाइम्स फीमेल्स अपनी पीरियड्स की डेट भूल जाती हैं, जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास वाले लोग हैं। सेकंड थिंग इज बहुत सारे लोगों के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, इसलिए हम पेशेंट की पीरियड की तारीख पे कभी भी नहीं जाते हैं। हम इंटरवल ग्रोथ को देखते हैं। और अगेन जब हम सोनोग्राफी करते हैं, तो सोनोग्राफी में हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं मेडिकली। जैसे पहले गोल आकार आता है जिसको हम जेस्टेशनल सैक बोलते हैं, उसके बाद एक सेकंड स्ट्रक्चर आता है जिसको हम यॉर्क सैक बोलते हैं, और फिर एक थर्ड स्ट्रक्चर आता है जिसको हम फीटल पोल बोलते हैं, एंड लास्टली फीटल कार्डिक एक्टिविटी आती है। तो हर इंटरवल पे वीकली और फोर्टनाइटली हम जब असेस कर रहे हैं, तो वी असेस फॉर दिस स्ट्रक्चर्स कि वो ग्रो हो रहा है। तो इसलिए एक सोनोग्राफी पे हम कभी भी कमेंट नहीं करते हैं कि बच्चे का ग्रोथ बराबर है कि नहीं, लेकिन अगर वो इंटरवल ग्रोथ उसकी अच्छी हो रही है, लेकिन इंटरवल ग्रोथ में अगर ग्रोथ का डिले है और एक अप्रोप्रिएट टाइम तक हमारे कुछ मेडिकल क्राइटेरियाज होते हैं, अगर उसमें बच्चे में कार्डिक एक्टिविटी नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ही हम उसको मिस्ड ग्रोथ बोलते हैं।
जी। और हाँ, 3 महीने तक कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कभी 1.5 महीने पे भी मिसकैरेज हो जाते हैं, कभी-कभी 2.5 महीने पे 10 वीक्स पे भी बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है, बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है। क्योंकि हम हर पेशेंट में हर तरह के टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन अगर कुछ जी। पेशेंट्स में ऐसा हो गया है कोई प्रेगनेंसी में, तो फिर नेक्स्ट टाइम प्लान करने के पहले हमको उससे रिलेटेड एप्रोप्रिएट काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जो हमको करा के और फिर प्रेगनेंसी हम उनको प्लान करने का बोलते हैं। इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी क्रिटिकल। फर्स्ट 3 मंथ्स में हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। एक बार 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, बच्चे की प्लेसेंटा बन जाती है, जिसको हम अवल नाल बोलते हैं या मैली बोलते हैं। और उसके बाद 12 टू 13 वीक्स का एक स्कैन हो जाता है, जिसमें बेसिकली बच्चे की स्पाइन को स्टडी करते हैं और इसको एनटी स्कैन बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन बोलते हैं। इस एक स्पेसिफिक स्कैन में हमको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है, बच्चे की नाक है, एनटी की लंबाई है, मेजरमेंट है, ये सब हो जाता है। उसके बाद 96 टू 97% चीजें हमारी कवर हो चुकी है और उसके बाद लगभग प्रेगनेंसी में कोई मेजर मतलब ग्रोथ में इश्यूज नहीं आते। फिर जो भी प्रॉब्लम्स है अगली तिमाही और तीसरी तिमाही, सेकंड तिमाही और तीसरी तिमाही के जो प्रॉब्लम्स है वो अलग बात है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर निकल जाता है फिर मोस्टली प्रेगनेंसी में बहुत मेजर इश्यूज नहीं आते। जी डॉक्टर साहब। जी। और इसी के साथ जब हम पहली तिमाही की बात कर रहे हैं तो मैं एक पॉइंट और लास्ट में ऐड करना चाहूंगी कि जो हम डिलीवरी की डेट हम निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन था, वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी के साथ भी करते हैं। तो जब भी हम हमारे कागज पे डॉक्यूमेंट करते हैं तो पेशेंट का लास्ट मेंस्ट्रुअल पूरे पीरियड जो है वो लिखते हैं और उसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम नेग्लीज रूल बोलते हैं, जिसमें हम लोग 9 मंथ्स और 7 डेज करके लिखते हैं। बट ये सब मेडिकल है, आप लोग खुद चाहें तो कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर है और आपको पीरियड की तारीख याद है तो हम उससे भी डेट निकालते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी से जो 12 वीक्स की सोनोग्राफी है, 12 टू 13 वीक्स की सोनोग्राफी, उससे भी हम डेट निकालते हैं और उसको हम करेक्टेड ईडीडी बोलते हैं, क्योंकि सोनोग्राफी और दोनों में साथ में रखते हैं। और जब हम रात लास्ट में जब हम डिलीवरी का टाइम डिसाइड करते हैं या डिलीवरी के लिए पेन या इंडक्शन ऑफ लेबर हम जब डिसाइड करते हैं तो दोनों डेट्स को साथ में रख के हम कंसिडर करते हैं। और जिन पेशेंट्स ने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उस समय कंसीव कर लिया है, या जो पेशेंट्स अपनी मासिक की तारीख को भूल गई हैं, या जिनके पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर है, तो उनको हम ये 12 वीक्स या 13 वीक्स की जो सोनोग्राफी है उससे जो डिलीवरी की तारीख आती है वो हम उनकी फाइनल कर देते हैं। ओके डॉक्टर साहब, आपने काफी अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है हमें फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, और काफी हद तक जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो महिलाओं के काफी हद तक दूर हो गए होंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे जो आगे वीडियोस में भी आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हैं या क्वेरीज हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।